प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 9th मैथ के लिए एक बेहतरीन सी क्लास जो कि आधारित होगी चैप्टर नंबर 1 संख्या प्रणाली पर। तो बच्चों संख्या प्रणाली पर आज बात करेंगे। हम लोग संख्याओं से बहुत पहले से परिचित हैं बच्चों, बहुत पहले से परिचित हैं। तो अब और उनको एक ऑर्डर वाले क्रम में बच्चों उनको सारी संख्याओं को पढ़ेंगे। बच्चों इस क्लास की खास बात क्या होगी, सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज, मतलब पहले चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी बच्चों। बस ध्यान से देखना है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से कह लो चाहे पढ़ने के लिए कह लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बस बच्चों आप इसको पढ़ के चले जाइए। जो 10th क्लास का सिलेबस है, जो आपके 10th क्लास का सिलेबस है, उसमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम केवल एक्स्ट्रा है। बाकी सारा का सारा मैं इसी में क्लियर कर दूंगा बच्चों, सारा का सारा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस बच्चों मन लगा के पढ़ना, मजा आ जाएगी पढ़ने में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये वक्त है, वक्त की तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में बस ये आग है, आग लगनी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ बेहतरीन सी क्लास को कर देते हैं शुरू। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि आज के चैप्टर की, जो कि चैप्टर कौन सा है, संख्या तथा संख्याओं के प्रकार। तो चलो बच्चों देख लेते हैं पहले टॉपिक इसमें क्या होने वाली है, संख्या प्रणाली। ठीक है ना बच्चों, जैसे संख्या हम पढ़ते हैं तो संख्या के बारे में क्या जानते हैं, संख्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। आजकल तो संख्या ही हमारी आइडेंटिटी बन के रह गई है। अगर मैं बात करूं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में क्या होते हैं, नंबर होते हैं। नंबर डालते ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। मैं बात करूं मोबाइल की, कि अगर हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, थोड़ी दूर पे है, तो आजकल मोबाइल वाला सिस्टम आ गया, सीधे आप उठाते हैं, नंबर डालते हैं और फोन कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं गाड़ी चला रहे हैं आप, तो पीछे एक नंबर प्लेट होती है जिससे आपका पूरा विवरण निकल सकता है। अगर आपके घर की बात करूं बच्चों, तो उसमें भी क्या होता है, गली नंबर 3 में गली नंबर दूसरा घर मेरा है, गली नंबर दूसरा मकान मेरा है। तो बच्चों हर चीज के लिए क्या हमको एक नंबर की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि मम्मी अगर हमको 2 रोटी खिलाती हैं तो हम ये गणना कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने 2 रोटी खा ली, अब मैं खाने वाला हूं इतना सा चावल, मतलब 50 ग्राम चावल खाता हूं, है ना। तो क्या बच्चों हर चीज में बच्चे संख्या की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों उन्हीं संख्याओं को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं एक क्रम में। तो बच्चों संख्या प्रणाली इसका नाम है ना, नंबर सिस्टम। तो बच्चों नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो संख्या आती है हमारे पास, ये होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद क्या आती है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं आती हैं। फिर क्या आती है बच्चों, पूर्ण संख्या आती है। और उसके बाद बच्चों अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य के बाद क्या होती है, भाज्य होती है, सम है, विषम है। और आगे देखें तो परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो सारी की सारी संख्याओं को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, बस आपको देखते जाना है बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। मैं डिफिनेशन सहित संख्या रेखा के माध्यम से पूरी की पूरी संख्याओं को समझा दूंगा। बस आप ध्यान से बने रहिए, जुड़े रहिए मेरी शानदार सी क्लास में बच्चों। तो बच्चों देखिए हमारी पहली संख्या क्या थी भैया, प्रायिकता थी। क्या थी, प्रायिकता थी। तो चलो बच्चों हम प्रायिकता को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो क्या बच्चे, प्राकृतिक संख्या थी, है ना। तो प्राकृतिक संख्या को हम सबसे पहले लेंगे बच्चों, क्या, प्राकृतिक संख्या को हम सबसे पहले लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या बच्चों, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात होती है प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सी नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों नेचुरल नंबर्स होते क्या है, नेचुरल नंबर्स होते क्या है बच्चों,
तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो जिन नंबर से हम गणना की शुरुआत करें, जिस नंबर से हम गिनना शुरू करें किसी भी नंबर को, अब बच्चों हम गिनना कहां से शुरू करते हैं, तो हम गिनना कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमारी 1 से लगा के वो क्या प्राकृतिक संख्याएं चालू हो जाती हैं। अब बच्चों देखो, जैसे हमारी क्या हुई है ना, क्या बच्चे प्राकृतिक संख्या की अगर डिफिनेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, है ना, जिन संख्याओं से क्या करते हैं बच्चे, गणना करते हैं, जिन संख्याओं से क्या करते हैं बाबू, गणना करते हैं, जिन संख्याओं से, ठीक है ना बेटा, देखते जाओ बढ़िया से, जिन संख्याओं से गणना करते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं, गणना करते हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको किससे निरूपित करते हैं, इसको किससे निरूपित करते हैं बच्चों, इसको किससे निरूपित करते हैं, तो इसको यन से निरूपित करते हैं, किससे, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं देखूं तो ये संख्याएं क्या क्या हैं, तो n इज इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या, 1 2 3 कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर देखूं तो ये है मेरी संख्या रेखा, क्या है बच्चों, ये है मेरी संख्या रेखा, और ये बच्चे 0 हुआ, क्या हुआ, 0 हुआ, और 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कहां तक जाएगा भैया, इनफाइनाइट तक, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो भैया 1 से हमारी गणना स्टार्ट होती, कभी आप ये गिनते होंगे तो कहते होंगे हमारे क्लास में 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, कभी ये कहते हैं क्या 0 बच्चा है, नहीं कहते होंगे, या कभी ये नहीं कहते होंगे कि -1 बच्चा है, ये सब नहीं कहते ना। तो गणना हम कहां से शुरुआत करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमारी क्या बच्चों, ये इधर की जितनी सारी संख्याएं हो जाएंगी, इधर की जितनी सारी संख्याएं हो जाएंगी राइट साइड वाली, ये कुल क्या हो जाएंगी, 0 के बाद कुल क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गई, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये चीज क्लियर। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यह प्रश्न उठ सकता है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम बता सकते हैं 1 है। फिर उसके बाद हमसे यह प्रश्न उठ सकता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बाबू, तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट, कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलते हैं बच्चों, आगे संख्याएं कौन सी हैं, तो अगली संख्या कौन सी है हमारी, तो अगली संख्या हमारे पास चार्ट में हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। इससे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, अभी मैं सारे नंबर्स को पढ़ा लूं फिर ऐड करके बताता हूं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बाबू, तो पूर्ण संख्याएं दूसरी देखेंगे क्या बच्चों, दूसरी देखेंगे क्या भैया, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं बेटा क्या होती हैं, इसका मतलब क्या, होल नंबर्स, क्या बच्चों, होल नंबर्स, ठीक है ना बच्चे, होल नंबर्स। तो बेटा एक चीज याद रखना, जिससे इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने कहा होल नंबर्स, होल नंबर में पहली मीनिंग जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर डब्लू, इसी को हम प्रदर्शित करने के लिए लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो इसी तरह नेचुरल नंबर में आप देखे होंगे NATURAL, तो एन से प्रदर्शित किए थे, ठीक है ना बच्चों। अब पूर्ण संख्याओं में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं में एक चीज सीधी सीधी बात लिखते हैं, 0 और प्लस में क्या बच्चे, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या, क्या बच्चे, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए बच्चों, संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। तो बच्चे ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 1 2 3 है ना,
4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मैंने कहा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ क्या ऐड कर दो, जीरो को ऐड कर दो, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्या। तो ये हमारी क्या थी भाई, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। क्या थी भैया, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। और उसके बाद हमने क्या कहा बच्चों, इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या ऐड करना है हमको, इन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर दें, जीरो को भी ऐड कर दें। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी बच्चों, ये हमारी बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। कौन सी बच्चे, पूर्ण संख्याएं। तो जी इसमें केवल एक चीज हो जाता है बच्चे, ऐड। तो जैसे अगर हम लिखें तो यहाँ पे सब लोग समझ सकते हैं, जैसे में क्या हो गया, 0 1 2 3, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आपसे प्रश्न उठ सकता है क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बाबू क्या होगी, तो हम सीधे सीधे बताएंगे क्या, जीरो होगी। कौन सी, जीरो होगी। फिर उसके बाद हमसे बाबू ये प्रश्न उठ सकता है, क्या प्रश्न उठ सकता है, दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है हमसे कि जो है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह प्रश्न उठ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना बाबू, देखो एक बार जल्दी से, प्राकृतिक संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। चलो संख्याएं हो सकती हैं। एक ये प्रश्न उठ सकता है आपसे, सकती हैं, ये सत्य है या असत्य है, ये बताना हो सकता है। और दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है, दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है बाबू कि क्या सभी पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब देखो बाबू, देखो एक सेकंड में इसका आंसर लो, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। क्या बच्चों, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, सीधे सीधे एग्जाम में आपके आया हुआ था बिहार बोर्ड में, ठीक है ना बच्चों, क्या आया था, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। तो अब देखो एक सेकंड में ये आंसर क्लियर हो गया। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखो बच्चों, सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या देखो क्या भैया पूर्ण संख्याओं वाले ग्राफ में आता है, देखो भैया पूरा का पूरा आ जाता है, जीरो में ऐड कर देते हैं है ना, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं तो पूरी की पूरी देखो इसके अंतर्गत आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये कथन सत्य हो गया। अब दूसरी बात कह रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या। तो अच्छा मुझे एक बात बताना, ये वाला ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, तो बच्चों देखो ये जो पूर्ण संख्या है इसमें क्या है, जीरो एक्स्ट्रा है ना प्राकृतिक संख्या से, तो सभी पूर्ण संख्याएं, जीरो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यहां आपको मिल सकते हैं सीधे सीधे 1 मार्क्स। क्या मिल सकते हैं बच्चे, 1 नंबर सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। चलो अब आगे देख लेते हैं बच्चों। तीसरी नंबर हमारे पास 2 नंबर, आशा करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। अब तीसरा प्रश्न हमारे पास उठ सकता है, पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों। चलो पूर्णांक संख्या को भी समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है बाबू, पूर्णांक, ठीक है ना बच्चों, तीसरी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना बाबू, पूर्णांक संख्या क्या होती है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना बच्चों, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है ना बच्चों, इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना, इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ये चीज हमको जानना है। अब बच्चों देखो एक संख्या रेखा है हमारे पास, ध्यान से देखना, क्या बच्चों, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, एक संख्या रेखा है, इसको समझना बच्चों चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा। अच्छा एक चीज इसमें और बता दूं तब आगे बढ़ता हूं। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण प्लस अंक, क्या बच्चों,
पूर्ण प्लस अंक मतलब क्या होता है, इसमें जो पूर्णांक होते हैं इसमें पूरा का पूरा अंक होता है। ये नोट करके रख लेना क्या कि पूरा का पूरा अंक होता है। अब बाबू एक चीज मुझे बताना, ये हमारे पास संख्या रेखा है, इसमें क्या होता है, बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होगा, फिर क्या होगा, ये डैश डैश होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर क्या होगा बच्चों, इधर ऐसे ही माइनस में संख्याएं चली जाएंगी, -2 -3 -4, है ना, कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब देखो बच्चे कितना आसान सा प्रश्न है ना, और कितना आसान नंबर है। तो संख्या रेखा पर ये जो 0 है, 0 पे अगर मैं एक दर्पण रख दूं, 0 पर क्या रख दूं, एक दर्पण रख दूं कोई, ठीक है ना, मतलब मान लो बच्चों ये मैंने 0 पर क्या कोई एक दर्पण रख दिया, क्या रख दिया बच्चे, दर्पण रख दिया। तो दर्पण के क्या बच्चे, राइट हैंड साइड पर, किधर, राइट साइड पर, ठीक है ना बच्चों, राइट साइड पर ये जो धनात्मक संख्याएं होती हैं इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो समता ये दर्पण के जो लेफ्ट साइड में संख्याएं होती है, किधर, लेफ्ट साइड में जो संख्याएं होती हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर इधर तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, इधर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो ये बच्चे ये जहां पे वो रख दिए हम, दर्पण रख दिए समतल वाला, है ना, तो ये कौन सा पूर्णांक है, तो मैंने कहा बच्चों ये 0 पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, ठीक है ना बच्चों, क्या है, 0 पूर्णांक है, ठीक है ना बच्चों। अब 0 पूर्णांक क्या होता है, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि 0 प्लस होता है, प्लस पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो सीधे लिख सकते हैं 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना बच्चों, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये चीज हो गई। अब एक चीज और दिमाग में उठ सकती है, तो इसको निरूपित किस नंबर से करते हैं, तो लिख लेना बच्चों, पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, तो पूर्णांक संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। किससे, z से प्रदर्शित करते हैं बाबू, किससे, z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना भैया, एक एक पॉइंट लिखना, है ना, कुछ नहीं छूटेगा, बस ध्यान से समझते चले जाना। राइट साइड में क्या हो जाएंगे सारे के सारे, राइट साइड में क्या हो जाएंगे सारे सारे, ये सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बच्चे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। तो इनको हम कह सकते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या z से निरूपित, तो ये z प्लस से निरूपित हो जाएंगी, है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। और ये क्या हो गए बच्चे, ये हो जाएंगे क्या अपने ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएंगे बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको हम किससे निरूपित करेंगे भैया, ऋणात्मक पूर्णांक को z माइनस से निरूपित कर देंगे। देखो बच्चों ये धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब यहां से आपको एक और कंक्लूजन निकालने चाहिए कि जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। एक कंक्लूजन निकला। अब बच्चों एक चीज और जानिए, जितना राइट जाएंगे, जितना राइट साइड जाएंगे, इधर जितना जाएंगे संख्याएं क्या होती जाएंगी, प्लस होती चली जाएंगी। प्लस होती मतलब कि जैसे मान संख्याओं का लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पे 1 था तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया। तो जितना राइट जाएंगे, जितना राइट जाएंगे उतना मान बढ़ेगा, और जितना जो है लेफ्ट जाएंगे, क्या बच्चों, जितना लेफ्ट जाएंगे संख्या का मान क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, कम होता जाएगा बच्चों। कैसे, देख लो एक बार, ये भैया देखो 1 है, इसके राइट में गए 2 तो बढ़ा, राइट गए तो, और लेफ्ट गए तो 0 घटा, ठीक है ना बच्चों। अब भैया 0 के लेफ्ट गए तो क्या हो गया बच्चे, 0 के लेफ्ट गए तो -1 और घट गया, -1 के लेफ्ट गए तो -2 घट गया। अब भैया -2 के लेफ्ट जाएंगे तो -3 और छोटा हो जाएगा, -3 के लेफ्ट गए तो -4 और छोटा जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया कि जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना ही संख्या का मान छोटा होता जाएगा, जितना राइट में जाएंगे संख्या का मान बड़ा होता चला जाएगा। ये कहानी एकदम नोट कर लीजिएगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है
सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना बच्चों, ये पूछ सकता है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है बच्चे। तो आप आराम से लिख सकते हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या, -1 के बाद लेफ्ट में आने पर सारी संख्या छोटी हो जाएगी, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की, क्या बच्चों, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की बेटा, तो सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक मेरा बनेगा वो क्या बनेगा भैया, ये क्या बनेगा भैया, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक मेरा इनफाइनाइट बनेगा, क्या, अनगिनत या नॉट डिफाइन बच्चों, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइन है क्योंकि इस संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। चलो भैया, अब मैं यहीं पे प्रश्न उठ सकता है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, क्या प्रश्न उठ सकता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा है क्या, तो लिख देंगे 1। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक तो इनफाइनाइट, सारी की सारी चीजें क्लियर। अब भैया एक चीज और ये आपके दिमाग में जो आई थी कि ये जो जीरो पूर्णांक है, ये जो जीरो है ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, ये आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, क्या, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, संख्याओं का मान एकदम निश्चित होना चाहिए, अगर एक है तो ये एक ही होगा, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अगली संख्या इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बाबू, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं, चौथी संख्याएं हमारी क्या है भैया, अभाज्य संख्या, ठीक है ना बच्चों, देखते जाओ एक भी चीज नहीं छूटेगी, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्याएं कहते हैं, क्या बच्चों, ऋण संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना बेटा, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। अब बच्चे देखो आगे, अब प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं होती क्या हैं, होती क्या है, इसमें सीधी सीधी एक बात अपने को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि क्या, इनके बच्चे या इन संख्याओं के, ये भी लिख सकते हैं क्या, इन संख्याओं के क्या बच्चों, इन संख्याओं के अधिकतम और न्यूनतम कितने गुणनखंड, अधिकतम और न्यूनतम कितने गुणनखंड हैं, न्यूनतम कितने गुणनखंड होते हैं, न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं, कितने, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना बच्चों, कितने, 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। तो अब देखो 2 न्यूनतम और अधिकतम गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा क्या, दोनों न्यूनतम गुणनखंड, दोनों न्यूनतम या अधिकतम जो गुणनखंड होते हैं, न्यूनतम या अधिकतम जो गुणनखंड होते हैं बाबू, अधिकतम गुणनखंड जो होते हैं, अधिकतम गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या तो वह स्वयं संख्या होगी, या तो वह स्वयं संख्या होगी, या तो क्या होगा, स्वयं संख्या होगी, या तो क्या होगा, एक होगा। बच्चे देख लो, अब इससे क्या होगा, पूरा का पूरा मैं प्राइम नंबर्स को डिफाइन कर सकता हूं, क्या बच्चे, पूरा का पूरा डिफाइन कर सकता हूं अभाज्य संख्या को या प्राइम नंबर को या ऋण संख्या को। अब जैसे डाल के अगर मैं लिखूं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, तो बच्चे अगर मैं एक लिखूं अभाज्य संख्या में, तो एक के क्या दोनों चीजें बन रही हैं, एक का स्वयं संख्या क्या 2 फैक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है, दोनों में एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहां से छोट चालू होती है, 2 से, तो 2 3 5 7 है ना, 11 13, ये सारी क्या हो गई बच्चे, सब के सब क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती हैं। अब अभाज्य संख्या, अब देखो भैया मैंने कहा स्वयं संख्या हो गई या क्या भैया, एक हो गया गुणनखंड। अगर मैं 2 को ले लूं, अगर यहां पर देखना, अगर मैंने 2 को लिया तो 2 का गुणनखंड क्या बन सकता है, 2 गुणे 1, 3 को लिया तो 3 गुणे 1। अब देखना बाबू क्या, अब देखना क्या है, इसमें क्या देखना है कि देखो ये तो स्वयं संख्या है, इसका एक फैक्टर क्या है, ये स्वयं संख्या
है, ठीक है ना। स्वयं संख्या मतलब दो ये है तो दो ये भी है, संख्या खुद ही है। और क्या भैया एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो बन रहा है वो एक बन रहा है बच्चों, दो फैक्टर बने और स्वयं संख्या और एक, पूरी की पूरी कंडीशन फिट बैठ जा रही है। तो यही सब क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं या तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और इसमें हो सकता है, ये जो दो होती है ये केवल सम अभाज्य संख्या होती है, केवल एक सम अभाज्य संख्या होती है। क्या बच्चे, सम अभाज्य संख्या होती है। ये सम भी है और अभाज्य भी है। क्या बच्चे, सम भी है अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या होती है। अगर आपके पेपर में पूछ ले कि बच्चे क्या सम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है, तो सीधे सीधे आप जान गए हैं कि ये जो कि दो होती है केवल एक ऐसी संख्या है जो कि केवल सम अभाज्य संख्या है और कोई दूसरी नहीं है। चलो बच्चे अब अगले पर चलते हैं। आशा करता हूं ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब भैया ज्यादा, अब तीसरा क्या जान लेते हैं। अब तीसरा पांचवा आ जाता है भाज्य संख्या। क्या आएगा बाबू, भाज्य संख्या आएगा। क्या आएगा, भाज्य संख्या। तो चलो अब भाज्य संख्या को समझ लेते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या, ठीक है ना बच्चे, भाज्य संख्या, इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, यौगिक संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसी को बच्चे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या बच्चे, कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। बस ध्यान देते चले जाना। अब बच्चे इसकी केवल एक कंडीशन याद रखना। कौन सी कंडीशन है ना, पहली बात पॉइंट लिखा देता हूं दो ठो, है ना, जो अभाज्य ना हो, एक कंडीशन ये, जो अभाज्य ना हो। ठीक है ना बच्चों, क्या, जो अभाज्य ना हो। ठीक है ना, एक पहली कंडीशन ये हो गई, जो अभाज्य ना हो। ठीक है ना बच्चे, एक कंडीशन ये बन गई। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या बनी कि बच्चे क्या, जो अभाज्य ना हो, दूसरी कंडीशन क्या बनी आपके पास, दूसरी कंडीशन कि दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। क्या बच्चों, दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। क्या बच्चे, गुणनखंड होंगे बेटा। केवल ये चीज याद रखना है आपको, क्या, दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, ये चीज आपको याद रखनी है ना, दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो मैंने कहा कि बता दो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। यह प्रश्न आ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी बाबू, मुझे एक बात बताना। पहले सबसे छोटी एक आती है, फिर दो आती है, फिर तीन आती है, फिर चार आती है। ये संख्या का क्रम है। अब मैंने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो इसमें तो केवल एक गुणनखंड है। तो क्या बच्चे, ये दो से ज्यादा गुणनखंड है क्या, इसमें तो केवल एक है, इसको फॉलो नहीं करता, ये खत्म, है ना। तो वह बच्चे दो देखो, दो का केवल दो गुणनखंड है बच्चे, ये देखो दो है ना। तो बच्चे दो से ज्यादा गुणनखंड कह रहा है, इसकी भी कहानी खत्म। सेम काम इसमें देख लो, 3 गुणे 1, तो इसमें भी क्या बच्चे, दो गुणनखंड है, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब इसको देखोगे, 2 4 खुद संख्या और एक और एक्स्ट्रा, देखो 2 4 1 3 गुणनखंड हो गया कि नहीं। या तो अगर ऐसे कराएंगे तो 2 गुणे 1, ठीक है ना, 2 गुणे 1 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर बनाना, कितना फैक्टर बना, 3, दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो सबसे छोटी जो क्या यौगिक संख्या होगी या भाज्य संख्या होगी, वो क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी बेटा, 4 होगी। ठीक है ना, सब लोग याद रखेंगे, है ना। अब प्रश्न आपसे ये बन सकता है, तो जैसे में यहां लिख लेना बाबू, अब अपने से, जैसे क्या 4 6, है ना, 4 6 8, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी। अगर मैं 5 लिख देता यहाँ, फिर 2 गुणनखंड हो जाते, तो भी ऐसे फॉलो नहीं करता। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना है। अब प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य, क्या बच्चे देखो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, क्या बच्चे, और सबसे छोटी भाज्य, कुछ नहीं बचेगा बच्चे, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है ना बच्चों, भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले तो क्या होगा।
सबसे छोटी अभाज्य, तो मैंने अभी आपको बताई कि कहाँ से छोटी चालू होती है अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य कहाँ से चालू होती है, 2 से चालू होती है। और सबसे छोटी क्या होगी, भाज्य, तो भाज्य कौन सी है सबसे छोटी, 4। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है तो कितना होगा, 8 होगा। ये होगा आंसर बेटा। देखो कितना अच्छा सवाल है और सीधे सीधे 1 नंबर दे के जाता है। ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इससे भी 1 नंबर मिलेगा। अब बच्चों देखो ये भी संख्या समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं किसकी, सम संख्याओं की। किसकी बच्चे, सम संख्याओं की। अब देखना सम संख्या को समझने का तरीका समझना बेटा, है ना। सम संख्या छठवीं क्या हो गई, सम संख्या बच्चे। अब सम संख्या को क्या कहते हैं बच्चे, सम संख्या को इवन नंबर्स कहते हैं। कौन सी बच्चे, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना बेटा, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कहते हैं इसको, ठीक है ना बच्चे, क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चे, जो संख्याएं क्या हो बच्चे, जो संख्याएं किससे बच्चे, संख्याएं किससे, 2 से, जो संख्याएं 2 से क्या हो बाबू, पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है ना बच्चे, क्या विभाज्य हो। ये क्या कहलाती हैं, हो क्या कहलाती हैं बच्चे, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या बेटा, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा, प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे बताना, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान देना। पहले संख्या समझ लो, फिर आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे क्या बेटा, जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारी की सारी 10 हो गया, 12 हो गया, सारी सम संख्या है। अब मुझे एक बात बताना, है ना। अब देखो 2 क्या है ना, 2 एक संख्या हो गई, ठीक है ना। 2 क्या हो गई बच्चे, सम संख्या हो गई। 4 क्या हो गई, 4 भी सम संख्या हो गई। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो हम बच्चे देखते क्या हैं, कि जितनी भी सम संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, सब में 2 का गुणा हो रहा है, तो अगर बच्चे आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि सम संख्याओं का, है ना, लगातार क्या बच्चे, लगातार 2 सम संख्याओं का मासा क्या होगा, लगातार 2 सम संख्याओं का मासा क्या होगा, संख्याओं का मासा क्या होगा बच्चे। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, मासा क्या होगा, है ना, क्या होगा। और एक प्रश्न और पूछेगा, एक प्रश्न और क्या पूछ सकता है बाबू, एक प्रश्न और ये पूछ सकता है कि बच्चे क्या, दूसरा क्या, कि अगर यम एक धन पूर्णांक है, अगर यम एक धन पूर्णांक है, यम एक क्या है बच्चे, धन पूर्णांक है, यदि यम एक क्या है भैया, धन पूर्णांक है, तो सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होगा बेटा, संख्या का रूप क्या होगा, ठीक है ना बाबू, क्या होगा। अब देखो 2 चीजें ये भी बन सकती हैं। तो अब बच्चे मुझे एक बात बताना, सिर्फ लगातार 2 सम संख्याओं का मासा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे 2 संख्याएं आ गई, अब मासा क्या होता है सभी लोगों को पता है कि जैसे अगर मैं ले लूं 2 4, क्या ले लूं, 2 और 4 ले लूं, तो इसका फैक्टर 2 गुणे 1, इसका फैक्टर 2 गुणे 2, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन हो जाएगा वही मासा, तो आपको पता है कि सभी संख्याओं में 2 से गुणा होता है, चाहे जो भी लगातार 2 ले लो, सब में 2 उपस्थित होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि लगातार 2 सम संख्याओं का मासा क्या होगा, 2 होगा। अगर यम एक धन पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या होगा, यदि यम एक धन पूर्णांक है, मैं कहूं यम क्या है, एक धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। तो सम संख्या का रूप क्या होगा? मैंने कहा सम संख्या में किससे मल्टीप्लाई होता है? सम संख्या में मल्टीप्लाई होता है किससे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई होता है? 2 से। तो यम क्या है? एक अगर धन पूर्णांक है, अगर मैं कहूं कि 2m है ना, इसका रूप क्या होगा? तो ये कहूंगा 2m। अगर यम में एक धनात्मक पूर्णांक है तो यम में चाहे जो मान रख दो, यम में चाहे जो मान रख दो, धनात्मक पूर्णांक कोई भी रख दो, सब क्या आएगी? सम संख्या आएगी। मतलब सम संख्या का रूप क्या होगा? तो वो 2m होगा, जहां पे यम क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आगे लिखा हुआ है। तो बच्चों एक प्रश्न ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना बाबू। अब इससे ज्यादा और डिटेलिंग कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ नहीं आ सकता। पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बच्चों, बस ध्यान से देखते रहिए, है ना। अब अगली संख्या क्या आएगी बाबू मेरी? अब अगली संख्या आएगी विषम संख्या। क्या आएगी बेटा? विषम संख्या आएगी। तो चलो विषम संख्या को समझ लेते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, है ना। विषम संख्या को बोलते हैं क्या बाबू? विषम संख्या को कहते हैं इंग्लिश में क्या भैया? ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। कौन सी नंबर्स? ऑड नंबर्स। अब भैया ये ऑड नंबर्स क्या होती हैं? अब ऑड नंबर्स वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या बच्चे? इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, 2 से पूर्णतः क्या नहीं होती? 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या बच्चे? विभाजित ना हो, विभाजित ना हो बेटा, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब भैया 2 से पूर्णतः कौन विभाजित नहीं होता? जैसे इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लेना, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लेना बाबू। देखो सारी चीजें लिखो। और उसके बाद भैया मैंने कहा, क्या कहा? कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे क्या भैया? जैसे क्या? 2, क्या 2 है? 2 है, 2 तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इसको हटा दो। तो क्या लिखेंगे? 1, क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? 5, 7, 9, है ना, 11, 12 नहीं, 12 नहीं, 13, 2 जोड़ते चले जाओ, 15, है ना, 2 जोड़ते चले जाओ बच्चे। ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्या है भैया? विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से कोई भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? प्रश्न आ सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है बाबू? 1 होती है ना। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या पूछ ले तो 2 होती है, सबसे छोटी क्या भैया? सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले तो 4 होती है ना। अगर इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि यम एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या? यम एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना बाबू, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो विषम संख्या का रूप क्या होगा? विषम संख्या का रूप, ठीक है ना बच्चों, विषम संख्या का रूप क्या होगा? विषम संख्या का रूप क्या होगा बाबू? तो क्या होगा? मैंने कहा कि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो बच्चे मैंने कहा जो 2 का मतलब सम संख्या का जो रूप था उसमें 1 जोड़ दो, हमेशा एक रिमाइंडर बच जाएगा, हमेशा एक रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 से ये संख्या कट जाएगी तो ये सम संख्या का रूप हो गई, मैंने कहा 1 जोड़ दो भैया, वो वाली शेष बच जाएगी, वो वाली संख्या शेष बच जाएगी। इसलिए क्या हो गया बच्चे? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2m+1 होगा, जहां पे m एक धनात्मक पूर्णांक है। बहुत अच्छे से देखेंगे ध्यान से। अब भैया अगला देखो, अब अगला देखो, ये सारी चीजें हो गई बेटा। अब अगली संख्या क्या आती है? परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी बच्चों? परिमेय। फिर क्या आएगी बच्चों? परिमेय के बाद क्या आएगी बेटा? परिमेय के बाद अपरिमेय। क्या बच्चे? परिमेय के बाद क्या आएगी बाबू? परिमेय के बाद अपरिमेय आएगी। अपरिमेय के बाद एक और संख्या मैंने एक्स्ट्रा लिया, जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है बच्चे, ठीक है ना। परिमेय संख्या, ठीक है ना बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है ना बाबू, परिमेय संख्या बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेशनल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल
नंबर्स, क्या बोलेंगे बाबू, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर्स होती क्या हैं, ऐसी संख्याएं, क्या बच्चों, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाएं, है ना। क्या बच्चे, ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, जो p बटे q के रूप में हो, किसके रूप में, p बटे q के रूप में हो, और क्या बाबू, रूप में हो, और क्या बच्चे, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, क्या हो बच्चे, पूर्णांक संख्या हो। अब मैंने कहा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, p बटे q, सबसे बड़ी बात यहां लिखो, p बटे q, तो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, बचपन से पढ़े चले आ रहे हो, ये जो है दोनों, ये पूरी क्या है, भिन्न है। भिन्न में ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको बच्चे हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या कह रहा है, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्या बच्चे, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों कह रहा है बच्चों ऐसा, अब जैसे मैंने कहा कि एक गोला बनाए, मैं एक गोला बनाता हूँ, है ना, हम, मैंने कहा एक गोला बनाओ, तो आपने कहा ठीक सर गोला बना दिए, मैंने कहा कितना गोला है, आपने कहा एक, मैंने कहा अभी बीच से काट दो इसको, तो कितने गोले हो गए, कितने गोले हो गए, या एक गोले का कितना भाग हो गया, तो आपने कहा सर एक गोला है उसके दो भाग हैं, मतलब क्या, संपूर्ण को ऊपर लिखा जाता है, संपूर्ण मतलब पूरा गोला था एक, उसके कितने भाग किए गए, दो भाग किए गए। हमेशा कभी चित्र दे दे तो समझ जाना, वो जो हर होगा वो भाग को निरूपित करेगा, और जो ऊपर होगा वो संपूर्ण को निरूपित करेगा। अब बात करते हैं बच्चों कि हर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने एक धागा ले लिया, क्या ले लिया, एक धागा ले लिया, मैंने कहा इसके जीरो भाग करो, मैंने कहा इसके जीरो भाग करो, आपको करना ही करना है, कह दो सर कैसे करूं, ये अनडिफाइंड है यार, कैसे कर लूं, ये तो भाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है मुझे। इसीलिए बच्चों ये वन के अगर नीचे जीरो लग जाता है, वन का जीरो भाग मतलब क्या, इनफाइनाइट, मुझे ये चीज पता ही नहीं, ये चीज परिभाषित ही नहीं, कैसे होगा इसका जीरो भाग, मुझको ये चीज पता ही नहीं है। तो ये चीज समझ गए होंगे बच्चों। अब देख लेना, सभी पूर्णांक संख्याएं, नोट कर लेना इसको, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, सभी पूर्णांक संख्याएं, सबके नीचे एक माना जाता है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, क्या होती हैं बच्चे, परिमेय संख्या होती हैं, क्या बच्चे, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना बाबू। अब एक प्रश्न और उठ सकता है, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो नहीं, सभी परिमेय संख्याएं क्या बच्चे, सभी परिमेय संख्याएं क्या बेटा, सभी परिमेय संख्याएं क्या भैया, संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, संख्याएं नहीं होती, संख्याएं नहीं होती बेटा, ठीक है ना, ये चीज बढ़िया ध्यान से देख लो, होती हैं, देख लो एक बार बढ़िया से, है ना। सभी पूर्णांक संख्याएं, मैंने कहा 1 2 3 4, है ना, जीरो, ये सब क्या है, एक है, सबके बटे एक मान लो, सबके सब क्या है बच्चों, सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, परिमेय है। लेकिन मैंने कहा अब यही ले लो 1/2, ये क्या है, परिमेय है, क्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि बच्चे मैंने क्या कहा था, पूर्णांक में पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, इसमें तो एक के दो भाग हो गए, है ना, तो पूरा अंक कहाँ रह गया, एक का दो भाग कर दिया हमने, तो ये पूर्णांक नहीं रह गया। इसलिए सभी पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये स्टेटमेंट है, याद कर लेना बाबू, ठीक है ना। अब लिख लो परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण लिख लो, जैसे कुछ संख्याएं लिख लो बेटा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लो बाबू, जैसे, है ना, जैसे, ठीक है ना, लिख लेना बेटा, जैसे क्या, 0 हो गया, 1 2 1/2 2/3, ऐसे करके संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ना बच्चों, बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है ना बेटा। चलो अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, क्या बच्चे, अब अगली हेडिंग क्या थी हमारे पास, 9वीं क्या थी बेटा, अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमेय
संख्या बेटा, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है बाबू? तो अपरिमेय संख्या होती है IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। क्या बच्चे? इरेशनल नंबर्स बेटा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना बाबू। क्या होती है? इरेशनल नंबर्स होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में क्या बच्चों? ना लिखी जाए, ठीक है ना बच्चे, ना लिखी जाए, ठीक है ना, जाए। और उनका मान हमेशा अपरिमेय संख्याओं का मान हमेशा लगभग में होता है ना। अपरिमेय संख्याओं का मान, अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्याओं का मान क्या होता है बच्चे? कभी भी पूर्ण नहीं होता, मान हमेशा लगभग होता है। क्या बच्चे? हमेशा लगभग होता है। क्या होता है बच्चे? लगभग में होता है, ठीक है ना, लगभग में होता है, ठीक है ना बेटा, ये देख लेना, हमेशा लगभग में होता है, ये चीज याद रखना। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या बन सकता है? तीसरा पॉइंट हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो तीसरा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, अब तीसरा पॉइंट हम इसमें और ये ऐड कर सकते हैं, कभी भी है ना, किसी संख्या का, कभी किसी अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या का, है ना, अपरिमेय संख्या का, है ना, वर्गमूल घनमूल है ना, एग्जैक्ट नहीं निकलता। क्या बच्चों? एग्जैक्ट नहीं निकलता बेटा, ये चीज याद रखना, नहीं निकलता बेटा, ठीक है ना, नहीं निकलता है बच्चों, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, है ना, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसकी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो मैंने कहा कि जितने भी गणितीय मान हैं, जितनी भी गणितीय मान, मतलब गणितीय मान नहीं, गणितीय साइंस चिन्ह, जितने भी गणितीय चिन्ह है, चाहे यूलर का ले लो, चाहे फाई ले लो, चाहे पाई ले लो, चाहे ओमेगा ले लो, चाहे थीटा ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। मैंने कहा इन संख्याओं का मान कभी, इन संख्याओं का कभी क्या बच्चे? वर्गमूल घनमूल नहीं निकलता। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? √2 √3, ये सारी संख्याएं क्या हो गई बच्चे? इनका कभी मान एग्जैक्ट नहीं निकलेगा बच्चे। और फिर मैंने कहा कि ये संख्या इस टाइप की भी होती है, 1.1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे करके इनका कभी अंत निश्चित नहीं होगा। तो इस तरह मैंने आपको सारी संख्याओं का क्रम पढ़ा दिया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, जुड़वा भाज्य संख्याएं, और क्या भैया? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। मैंने आपको 10 पार्ट पढ़ा दिए बच्चों, ठीक है ना। अब आपको संख्या तथा संख्या के प्रकार में बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी संख्याओं को आप तुरंत का तुरंत पहचान लेंगे। सबका रूप बता दिया बच्चों, एक तरफ से बता दिया सब कुछ नहीं छोड़ा। अब बच्चों मैं एक चीज आपको अभी यहीं पढ़ा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, है ना, फिर उसको करेंगे। ये होता है एक दशमलव प्रसार। क्या बच्चे? दशमलव प्रसार नाम की एक बला होती है। क्या होती है बच्चे? दशमलव प्रसार। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चे? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बच्चों? डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना बच्चों, एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों दशमलव में प्रसार। क्या बच्चे? दशमलव में प्रसार, मतलब दशमलव बढ़ता हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो दशमलव प्रसार कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। क्या होता है बाबू? एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। अब शांत क्या होता है? ये होता है टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेट
टर्मिनेटिंग और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब अशांत भी दो टाइप का होता है। क्या बच्चे? अशांत भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बाबू? तो अशांत दो टाइप का कौन कौन सा होगा? एक होता है आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। और एक होता है क्या बच्चे? अनावर्ती। क्या बच्चे? अनावर्ती। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अनावर्ती होता है। अब शांत क्या होता है? मैंने कहा इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। क्या बच्चे? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बच्चों? टर्मिनेटिंग है ना। और ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बच्चे? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना बेटा? टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है बच्चे? सबसे बड़ी बात ये जान लेते हैं, है ना, ये जान लेते हैं। शांत क्या होता है? तो शांत में क्या होता है? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, मैंने कहा 1/2 है, मैंने कहा क्या? 1/2 है। जब मैं 2 से 1 में भाग दूंगा तो क्या पॉइंट लगेगा? 0 आएगा। 2 पंचे 10, क्या होगा? शेष क्या हो गया बच्चे? शेष हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। शेष किसके बराबर हो? 0 के बराबर होगा। तो ये संख्याएं क्या होंगी? शांत संख्याएं होंगी। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और एक कंडीशन क्या कि हर में बच्चों, हर में हमेशा संख्या 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म होगा। हर में किसका फॉर्म होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। और तीसरा कोई भी आ जाए, तीसरा 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए यहां पर, है ना, अगर वो ये फॉर्म नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा कोई एक संख्या बना दे रहा है, तो समझ लेना वो क्या होगा बच्चे? कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी भी शांत नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं 1/2 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1। अगर यहाँ 5 का पावर 1 मान हो जाएगा 5 की पावर 0 का, तो 2 1 में 2, 2 बचेगा ना 1/2। ये भी इसी फॉर्म की है कि नहीं? 1/2 भी। तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/8। जो सम संख्याएं होंगी हमेशा क्या बन जाएंगी बच्चे? वो शांत दशमलव ही बनाएंगे। 2 की पावर में लिख दो, 5 की पावर में लिख दो, सारी की सारी शांत होंगी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर अब मैं बात करूं किसकी? अब मैं बात करूं अशांत की, तो इसमें शेष कभी भी 0 नहीं होता। शेष कभी भी 0 के बराबर नहीं होता बेटा। क्या? शेष कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब शेष 0 के बराबर नहीं होने से मतलब क्या है? जैसे एक संख्या है हमारे पास 1/3, एक संख्या क्या है हमारे पास? 1/3 है। और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? 22/7। दोनों परिमेय टाइप की दिख रही है, दोनों परिमेय टाइप की दिख रही है। हाँ, तो चलो बच्चों इसको परिमेय में ही काउंट करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं? अगर मैं 3 से 1 में भाग दूंगा, 3 से 1 में भाग दूंगा तो कितना आएगा बच्चे? 3 त्रिकाई 9। कितना? 3 त्रिकाई 9 कितना आया भैया? 1 आया। फिर 0 बढ़ेगा, 3 त्रिकाई 9। ऐसे करके बच्चों ये 3 10 3 क्या बच्चे? 0.3 3 3 3 3 3 ये 3 3 आता जाएगा। कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। लेकिन ये बार 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 रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो इसको रिकरिंग कह लो चाहे रिपीटिंग कह लो। क्या बच्चे? रिपीटिंग कह लो या कह लो बच्चे क्या? रिकरिंग। और ये क्या होता है? नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, कुछ भी कह लो बच्चे, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, इसको कुछ भी कह सकते हैं बाबू। अब भैया देखो एक बार, ये 0.333333 हो गया। अब मैं कहूं 0.3 के ऊपर बार, तो बच्चे जो रिपीट करे संख्या, जो संख्या का भाग देने पर शेष 0 ना आए और वो रिपीट करे, तो वो संख्या क्या होती है? आवर्ती संख्या होती है। तो इसका एग्जांपल मैं 1/3 दे दिया, है ना, 1/3 दे दिया, 1/7 दे दूं, है ना। तो ये सब क्या हो जाती हैं? आवर्ती संख्याएं हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं 22/7 की, तो 22/7 क्या होगी? 7 दूनी 14, है ना, 7 त्रिका 21। पॉइंट लगा लो यहां पर 2 2, 7 त्रिका 21 कितना आया? 1 आ गया, है ना। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाए, 7 इक्का में 7 कितना आया भैया? 3 आ गया। फिर 0 बढ़ाए, 7 चौके 28 कितना आ गया बाबू? 7 चौके 28 कितना आ गया? 2 आ गया। फिर मैंने कहा, है ना, फिर मैंने कहा क्या कि 0 बढ़ाओ, फिर आपने कहा सर 7 दूनी 14 फिर हो जाएगा। फिर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर मैंने कहा आपने कहा कि सर 0 और बढ़ा लो, फिर मैंने कहा 7 8 56। तो क्या होगा बच्चे?
इसी तरह ये मान क्या होगा, घटता, कभी बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो एक तो इस तरह की मान हो जाते हैं 1 4 2 8 7 6 ऐसे करके मान आते चले जाएंगे, जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। उनको क्या कहते हैं बच्चे, 3.1428। ये सब क्या होते हैं बच्चे, ये सब क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। ठीक है ना बाबू, अशांत अनावर्ती होती हैं। ये चीज याद रखेंगे, है ना, ये चीज याद रखेंगे बेटा। ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, एक चीज और इसमें बहुत बढ़िया बताता हूं। जो शांत हो और अशांत हो, लेकिन अशांत आवर्ती हो, वो सारी की संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बाबू, परिमेय संख्या होती है। क्या होगी बाबू, परिमेय संख्या होगी, है ना, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर अशांत संख्या है, क्या है बाबू, अगर संख्या क्या है, अशांत है, ये क्या है, अशांत है, और क्या है, अनावर्ती है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय हो जाएगी। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, सारा का सारा एक तरफ से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया भाई साहब इस चीज का। ठीक है ना। अब देखेंगे कि एक चीज अपने पास आ जाती है ना, कि पाई तो बच्चे अपरिमेय है। क्या है, पाई अपरिमेय है। सर ने कहा कि पाई अपरिमेय है, गणितीय साइन है। आपने कहा 3.1428 ये संख्या जो जा रही है ये भी अपरिमेय में डाल दिए, इसको भी आप। लेकिन आपने कहा कि 22/7 कैसे परिमेय हो गई, 22/7 कैसे परिमेय हो गई। तो बच्चों एक चीज आपको बताता हूं, पाई जो होती है वो जो है एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई जो है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, है ना। इसलिए बच्चों हम ये नहीं कह सकते 22/7 ये किसकी कंडीशन को फुलफिल करती है, परिमेय संख्या कंडीशन को फुलफिल करती है। लेकिन जब इसका मान निकालते हैं तो वो अपरिमेय संख्या की कंडीशन को फुलफिल करती है, अपरिमेय संख्या की कंडीशन को फुलफिल करती है ना। तो बच्चों इसलिए ये अपरिमेय होती हैं दोनों, और ये क्या होती है, परिमेय। हमेशा कंडीशन चेक करना है, हमेशा कंडीशन चेक करना है। ठीक है ना। तो बच्चों कंडीशन चेक करके बताना है वो परिमेय है या परिमेय है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। अब आ जाइए प्रश्नावली 1A में। क्या बच्चों, प्रश्नावली 1A में आ जाइए। देखिए बहुत शानदार से सवाल हैं आपके सामने, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर देना 1A 1B 1C 1D। ठीक है ना बच्चों। चलो देख लेते हैं, है ना, चलो देख लेते हैं एक बार तेजी से, है ना, एक बार तेजी से देख लेते हैं भैया, है ना। चलो भैया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बच्चों, प्रश्नावली 1A। क्या बच्चों, प्रश्नावली 1A अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बच्चे, अति लघु उत्तरीय पर प्रश्न मतलब क्या, वेरी शॉर्ट आंसर। क्या है बच्चों, पहला नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है। क्या, सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहचान कैसे होगी बाबू, चलो देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको यह स्टेटमेंट लिखाया था, याद करिए, थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने आपको यह लिखाया है। क्या बच्चे, क्या लिखा है, जब परिमेय संख्या पढ़ाया हूं अभी, जब परिमेय संख्या अभी पढ़ाया हूं तो मैंने क्या लिखाया है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने आपको ये बताया है अभी कैसे, है ना बच्चों। चलो देख लो एक बार, जल्दी से प्रश्न में आ जाओ। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, मतलब पूर्णांक संख्याएं कौन, 0 1 2 3। मैंने कहा कि तो क्या था, सब के बटे में एक हो सकता है ना, सब के बटे में एक हो सकता है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं क्या हो गई बच्चे, एक परिमेय संख्या होती हैं। तो ये कथन हो गया सत्य। क्या हो गया बच्चे, ये कथन सत्य हो गया। अब आगे है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा बच्चों प्रत्येक भिन्न की बात कर रहा है, तो प्रत्येक भिन्न अगर 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1/0। ठीक है ना बच्चे, 1/, अगर 0 हर में नहीं है, 0 हर में नहीं है, तो हम यथावत कह सकते हैं कि ये बात सत्य कह रहा है। क्या बच्चे, ये बात ये सत्य कह रहा है। अगर क्या बच्चे,
हर में जीरो नहीं है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। ये भी अगर ये अपरिमेय संख्या है नीचे 1/√2 तो ये क्या हो जाती है, ये भी बात असत्य कह सकते हैं, इसको असत्य ही कह सकते हैं बाबू, क्योंकि 1/√2 लिए, ये भी तो एक भिन्न है हमारी, लेकिन क्या है बच्चे, ये क्या है, अपरिमेय है, इसलिए ये कथन हम असत्य मान सकते हैं, ये कथन असत्य मान सकते हैं। अब आगे देखें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी बताया हूं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मान लो ये क्या हो गई बच्चे, ये 0 1 2 3 ये संख्याएं हो गई, ये सारी की सारी प्राकृतिक होती हैं। क्या ये सारी की सारी प्राकृतिक, लेकिन यहां से अगर लेंगे तो ये सारी की सारी पूर्ण, तो प्राकृतिक पूर्ण के अंतर्गत आ जाती है, पूर्ण के अंदर ही आ जाती है प्राकृतिक। अगर मैं पूर्ण लिखता हूं तो कैसे, 0 1 2 3 ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण है, तो ये प्राकृतिक भी तो है, इसलिए सारी की सारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है बेटा, है ना। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दिया। अब जैसे देखो मैंने कहा प्रत्येक पूर्णांक, तो -1 -2 -3 है ना, ये भी होता है। अब मैंने अभी पढ़ाया बच्चों कि पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0। पूर्णांक तो -1 भी होता है, जिसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, ठीक है ना, ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये बात क्या है बच्चों, अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कैसे हो सकती है। अब बच्चों देखो, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये वाली संख्या देखो बच्चे, ये 0 एक्स्ट्रा हो गई ना, यहाँ पर ये 0 पूर्ण संख्या में एक्स्ट्रा हो गई ना, और जब 0 एक्स्ट्रा हो गई तो ये प्राकृतिक कहाँ रह गई, तो प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये असत्य बात कह रहा है, ये असत्य बात कह रहा है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो अभी गधाओं बताया हूं मैं आप लोगों को कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। अभी जब मैंने ये गोले का एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने गोले का एग्जाम्पल आपको दिया था, मैंने कहा था संपूर्ण गोला 1 है, मैंने इसके 2 भाग किए तो 1/2, और पूर्णांक क्या होता है, का पूरा अंक होता है। लेकिन यहां पे तो 1 के 2 भाग मैंने कर दिए, तो कहां से ये पूर्णांक रह गया बाबू, कहां से ये पूर्णांक रह गया, नहीं रह गया। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ये वाला कथन क्या है आपका, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। देखो ये पूरे के पूरे सवाल सॉल्व एक झटके में बच्चों, केवल थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और पूरा का पूरा आंसर सॉल्व करो बेटा, पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा बच्चों, केवल थ्योरी से। जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है पर्याप्त है, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व होगा। तो चलो अब आगे देख लेते हैं बच्चों, अब आगे देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, परिमेय संख्याएं दी गई, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 2 कंडीशन होती है, बढ़ते और घटते क्रम, है ना। 2 क्रम होते हैं, क्या, एक क्रम होता है, पहला क्रम होता है आरोही, है ना, आरोही, जिसको कहता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या बच्चे, आरोही क्रम, इसको क्या बोलते हैं, या तो कह लो बढ़ता क्रम, क्या कह लो बच्चे, बढ़ता क्रम, और या तो कह लो बच्चों इसको असेंडिंग ऑर्डर। क्या कह लो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब दूसरा क्या होता है बच्चे क्रम, दूसरा होता है अवरोही का क्रम। क्या होता है, अवरोही का क्रम, ठीक है ना बच्चे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम इसी को कहते हैं घटता क्रम। क्या कहते हैं, घटता क्रम। और भैया इसको भी क्या कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बच्चे, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भैया देखो, एक हो गया असेंडिंग ऑर्डर, एक हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ता क्रम मतलब क्या, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 2 3 4, है ना, और 1, और ये हो गई 1, और ये हो गई कितना, ये भी हो गई कितनी, 3 हो गई, ये भी हो गई 6 हो गई, ये हो गई 5 हो गई, ठीक है ना। ऐसी कुछ संख्याएं लिखी हैं। मैंने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें देखो कौन सी है, सबसे छोटी संख्या मैंने देखा कि 1 है। 1 कितनी बार है, 2 बार है। बढ़ता क्रम क्या है इसका, 1 और 1। फिर उसके बाद उससे बड़ी
दो है, उससे बड़ी कितनी है? दो है। क्या भाई? तीन है बच्चे, तो दो बार तीन है। फिर क्या है? चार है, चार लिख दो। फिर क्या है? पांच है, पांच लिख दो। फिर क्या है? छह है, छह लिख दो। ये देखो बच्चों, ये पूरी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। क्या हो गई? ये असेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब बच्चों मैंने कहा अवरोही क्रम लिखना है, घटता क्रम। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें सबसे बड़ा ले लो पहले। सबसे बड़ा क्या है? छह है। फिर उससे छोटा पांच है, फिर चार है, फिर तीन, तीन, फिर दो, फिर एक और एक। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज, ये कहानी खत्म होती है, यहीं से समाप्त तो होती है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सवाल पढ़ा दे रहा हूं। तो एक चीज बताओ, माइनस वाली संख्या तो सबसे छोटी संख्या होती है ना? माइनस वाली सबसे छोटी संख्या होती है ना? तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या लिख लो? -1/2, है ना? फिर उससे बड़ी क्या होगी? जीरो होगी। उससे बड़ी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये जीरो लिख दो। फिर उससे बड़ी क्या होगी बच्चे? अब 2/3 और 5/6 आपके पास भारी समस्या। सर आपने ये क्या कर दिया? अब मुझे तो ये समझी में नहीं आ रहा। 2/3 और 5/6 का मैं पता कैसे लगाऊंगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने क्या सीखा? दो तरीके सीखे। अब वो दो तरीके कौन कौन से? कह दो सर आप बताओ, तब तो जानू मैं। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं, है ना? 2/3 है और क्या है बच्चे? 5/6 है। पहला तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, हर का एलसीएम ले लो। तो हर का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। मैंने कहा कितना? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये भिन्न देख लो, 6 कम 6 और 1 कम 5। तो सबसे बड़ी कौन है? इन दोनों में बड़ी कौन है? ये 5 बड़ा है। तो इसमें किससे गुणा करे थे? 5/6। तो 5/6 बड़ी हो जाएगी और 4 छोटी है, इसलिए 2/3 उससे छोटी हो जाएगी। देखो 1 मिनट में फैसला खत्म। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? मैंने कहा इन दोनों को भाग दिला दो। 3 से 2 में भाग दोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 666 ऐसा कुछ करके आएगा। अगर 6 में क्या करेंगे? 6 में 5 से भाग देंगे, सॉरी 5 में 6 से भाग देंगे तो दूसरा आएगा कितना? 0.888। तो बड़ा कौन? तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़ा ये वाला हो गया। तो 5/6 बड़ी होगी, 2/3 छोटी होगी। तो 2/3 लिखो। फिर क्या लिखो बच्चे? 5/6 लिखो। ये देखो कहानी खत्म बेटा, कहानी खत्म बेटा। अब ये वाला घटता क्रम आप अपने से पता करेंगे। मैंने आपको दो कंडीशंस यहाँ पे बता दी हैं। मैंने आपको दो कंडीशंस यहाँ पर बता दी हैं और उसका एक सवाल सॉल्व कर दिया है। अब परिमेय संख्या ये है, इसको घटते हुए क्रम में अपने आप लिख लोगे। कैसे? मैंने कहा 3/4 है, 4/3 है, 5/2 है। दो तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आया? 4। एक 3 हो गया, है ना? सॉरी 12 होगा, 4 गुणे 3 होगा, ठीक है ना? अब ये 3 से 3 कट गया, कितना है? 4। 4 चौके 16 हो गया। अब 2 काटो भैया, 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6 पंचे 30। कितना हुआ? 30 हो गया, है ना? कितना हुआ भैया? 30 हो गया। तो देखो एक बार जल्दी से कि सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी 5/2, तो 5/2 लिख दो। फिर उससे छोटी कौन? उससे छोटी 4/3, तो 4/3 लिख दो। फिर उससे छोटी कौन? 3/4, तो इसको लिख दो बच्चे। देखो ये एकदम क्लियर हो गया, 1 सेकंड में क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी का सारा क्लियर हो गया बच्चे, है ना? अब अगला सवाल हम क्या देखते हैं? अगला सवाल हम देखते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको बता दूं, एकदम आसान होता है कि बच्चों क्या करो भैया, क्या करो? जैसे ये 2/3 है, 2/3 है बेटा, तो संख्या रेखा बनाओ। पहले ए नंबर करते हैं, संख्या रेखा बनाओ। क्या बनाए संख्या रेखा हम? संख्या रेखा हम क्या बनाए? तो संख्या रेखा हम बना लिए ये, है ना? अब इधर क्या होता है? इधर नेगेटिव होता है और बीच में 0 होता है। फिर इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, 2/3 का मान लगभग कितना आएगा? 2/3 का मान लगभग में कितना आएगा? ये 0 और 1 के बीच में ये संख्या आएगी, मतलब कितना? 3 6 18 0.66 कुछ करके आएगा, 0.666 करके, है ना? तो ये 0 से 1 के बीच में होगी, तो 0 बना लो और यहाँ 1 बना लो, मतलब इसके बीच में आनी है। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको लिखूं 0/3, क्या लिखूं? 0/3, और इसको लिख दूं 3/3, क्या लिख दूं? 3/3। 3/3 का मान 1 होगा। तो ये हो गई मान लो 0/3, ये हो गई क्या बच्चे? 3/3 मान लो। क्या बच्चों? 3/3
3 मान लो, ये संख्या हो गई 3/3। तो बच्चे देखो एक बार जल्दी से, क्या हो गया, 0 और 1 हो गया, तो इसके बीच में कहीं 1/3 आएगा, इसके ही बीच में कहीं 2/3 भी एग्जिस्ट कर जाएगा, 2/3 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो एकदम सरल तरीके से कर लो, ये 2/3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई है ना। अब एक चीज, अब बी नंबर देख लो, ये तो हुआ ए नंबर का खेल। अब बी नंबर का खेल देख लो बच्चे, बी नंबर का खेल देखो क्या है ना। कह रहा है 7/4 है, तो 4 से भाग दे दो, कितना आया, 4 एक्का में 4, कितना आया 3, 4 सते 28, है ना, कितना आया भैया, देखो एक बार जल्दी से, है ना, कितना, 4 से भाग 7 में 2, 4 एक्का में 4, कितना आया 3 आया, 4 सते फिर 0 आ गया, 0 पॉइंट लगा दो, 4 सते 28, कितना आया 2, 4 पंचे 20, लगभग कितना आया भैया, कितना आया भैया, 4 सते 28 तो लिखो, है ना, 4 सते 28, फिर 4 पंचे 20 हो गया, 1.75 आया, कितना है 1.75। अब इसे हम संख्या रेखा में, तो 1.75 कहाँ आएगा, मान लो ये संख्या रेखा मैंने बनाया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, तो संख्या रेखा में कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना 1.75, है ना, 1.75 होगा ना बच्चे। तो मैं कहूँ चाहे संख्या के एक कंडीशन, ये एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं इसमें बता देता हूँ, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं भैया, 1.5 है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 के और 2 के बीच में ये जैसे 1 है तो 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, कहाँ 1.9, और फिर 1 क्या हो जाएगा, ये फिर 2 आ जाएगा, तो कितना, ये 0.1 हो जाएगा। देखना भैया मैं फिल कर रहा हूं, ठीक है ना, फिल कर रहा हूं, इसको देखना बेटा, है ना, फिल कर रहा हूं, ये 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, फिर क्या होगा 1.4 होगा, फिर 1.5 होगा, इसी तरह कहीं 1.7 होगा, क्या होगा, इसी तरह कहीं 1.7 होगा। तो चलो भैया 1.7 और उसके बाद क्या होगा 1.8, तो बच्चे दूसरी संख्या रेखा हम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1.7 और फिर क्या लिखेंगे 1.8। अब इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो बीच में क्या आएगा 1.71, 1.72, 1.73, है ना, 1.72, 1.73, 1.74 और फिर 1.75 ये आ गया। और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा 1.75, क्या हो जाएगा बेटा 1.75 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा, संख्या रेखा पर 1.75 प्रदर्शित हो जाएगा। चाहे वो मेथड से कर लो और चाहे इस मेथड से कर लो, दोनों चीजें क्या हैं, सेम हैं, दोनों चीजें क्या है, सेम हैं, दोनों ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो सकते हैं इस माध्यम से। अब सी नंबर आपको मैं होमवर्क देता हूं और मस्त तरीके से होमवर्क सॉल्व करिए, ठीक है ना, मस्त तरीके से होमवर्क सॉल्व करिए। अब तीसरे के बाद आता है हमारा चौथा नंबर। कभी भी नोट करके रख लेना, कभी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो, कभी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो तो बहुत ज़्यादा रूल नहीं देखना, केवल एक बात याद रखना है, कितनी संख्या निकालनी है मुझे, 5 ना, तो यहाँ 5 लिखो, है ना, जब यहाँ पे एक कंडीशन अच्छा लिख ही लेना, जब, है ना, जब n परिमेय संख्या निकालनी हो, n परिमेय संख्या निकालनी हो, है ना, संख्या निकालनी हो, ठीक है ना बच्चे, तो क्या बच्चे निकालनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, हम n+1 से, है ना, जिन संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है उनके अंश और हर में, या उनके अंश और हर में ये n+1 से क्या करते हैं, गुणा और भाग करते हैं, गुणा और भाग किसमर करते हैं, है ना, जो जिन संख्याओं के बीच में निकालनी हो, जिन संख्या के, है ना, बीच की संख्या निकालनी हो बच्चे, ठीक है ना, निकालनी हो, ठीक है ना बच्चे,
उससे क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है ना बच्चे, गुणा और भाग करते हैं। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कितनी संख्या निकालनी है, n परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने कहा n+1, n+1 का मतलब क्या, 5/6। किनके किनके बीच निकालनी है, तो 1 और 2 के बीच निकालनी है। फिर मैंने कहा जब इन दोनों के बीच निकालनी है तो मुझे क्या करना है, कि क्या करना है, जिन संख्या के बीच निकालनी है उस पर क्या करते हैं, n+1 से गुणा और भाग करते हैं। तो n+1 मतलब कितना आया, 6 आ गया। तो 6 से गुणा करो, 6 से भाग करो, 6 से गुणा करो, 6 से भाग कर दो। कितना आया, 6/6। और दूसरा क्या आया, 6 दूनी 12/6। अब देखो भैया 6/6 में यहाँ रख लो, 12/6 यहाँ रख लो। अब दोनों के बीच संख्या देखो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और क्या भैया 11/6। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ गई। कितनी, 5 परिमेय संख्या आ गई। कितनी भैया, 5 परिमेय संख्या आ गई। कितना आसान था, कितना आसान था। देखो भैया 5 परिमेय संख्या होगी। कितनी, 5 परिमेय संख्या होगी बच्चे, ये देख लो इन दोनों के बीच। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, 1/3 हो गया और 3/2 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, है ना। मुझे लगता है यहाँ एक अपरिमेय निकालना है और एक परिमेय, 2 परिमेय निकालना है। तो अपरिमेय कैसे निकालते हैं, एकदम सरल सा सीधा सा जवाब मेरा सुन लो। जैसे 1/3 है तो इसका मान क्या सा हो सकता है, 0.3333 यही हो सकता है ना। अब भैया इसका क्या हो सकता है, 3/2 का, 3/2 का क्या हो सकता है बेटा, तो 3/2, 1 का में 2, 2 पंचे 10, 1.5 होगा। कितना होगा, 1.5, मतलब 0.33, है ना। 3 के ऊपर बार कर लो, क्या कर लो बच्चे, 3 के ऊपर बार कर लो और 1.5 इसके बीच की क्या करना है, अगर अपरिमेय संख्या निकालनी है, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे भैया, एक चीज याद रखना, 3 है ना 3 आ रहा है ना, तो 0.3 एक संख्या उठाना बस। जैसे 0.3 है ना, तो 0.3 उठाए, फिर क्या लिख दो, फिर लिख दो 0, फिर लिख दो 3, फिर लिख दो 0 0, फिर लिख दो 3, फिर लिख दो 0 0 0, फिर लिख दो 3 और डैश डैश बना दो। ये हो गई इनके बीच की परिमेय संख्या। अब भैया और ज्यादा निकालना है तो 0 की जगह 1 बना दो, और ज्यादा निकालना है 2 बना दो, और ज्यादा निकालना है 3 बना दो। ऐसे करके बहुत सारी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बच्चे इसी तरह अगर मैं परिमेय की बात करूं तो ये ए नंबर हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। अब दूसरी चीज मैंने आपको, ये तो अपरिमेय संख्या की मैंने कंडीशन बता डाली, ये तो अपरिमेय संख्या की बात कंडीशन बता डाली, है ना। अगर इसी से मुझे परिमेय निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना, 2 2 का बनाऊंगा पेयर। लेकिन अभी रुक जाओ, उसको छोड़ो, मैं अब पुरानी वाली कंडीशन पर चलता हूं। क्या, पुरानी वाली कंडीशन पर चलता हूं। ये तो हो गई मेरी अपरिमेय संख्या निकल गई। अब बच्चे मुझे निकालना है क्या, बी नंबर। क्या भैया, वो ए नंबर के लिए था। अब बी नंबर, पहली संख्या क्या है 1/3 और दूसरी संख्या क्या है 3/2 के बीच में कितनी, 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 2 परिमेय संख्या निकालनी है, मतलब n का मान 2 और 2 + 1 कर दो, मतलब क्या 3। अब 3 से क्या करना है, n+1 से भाग करना है और गुणा करना है। तो कितने से, 3 से, 3 से कर दो भैया, दोनों संख्याओं में कर दो जिनके बीच निकालनी है, जिनके बीच निकालनी है। अब देखो 3 हो गया, 3 त्रिकाई 9 हो गया, ये कितना, 3 त्रिकाई 9 और बटे में 6। अब देखो करा लो भैया, एक लिखो 3/9, एक लिखो क्या बच्चे 9/6, 9/6। ये सारी क्या हो गई बच्चे, बीच में जितनी भी संख्या आपके प्रेजेंट हो जाए, 4/9, है ना, 4/9, ठीक है ना बच्चे, 2 3 6। पहले 1/3 था, 1/3 को किससे कराएं, 2 1 3। पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं बाबू। इनका हर बराबर करना सबसे बड़ा खेल होता है, सबसे बड़ा खेल होता है। देखो इसमें हर बराबर नहीं था, ये कंडीशन फिल नहीं हुई, ये कंडीशन फिल नहीं हुई। तो बच्चे हर बराबर कर सकते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या, जो एलसीएम
एलसीएम होगा बेटा, जो इनका एलसीएम होगा, नीचे वाले का एलसीएम क्या बनेगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 से ऊपर गुणा करा दो, 6 से नीचे, 6 से ऊपर गुणा करा दो, 6 से नीचे करा दो, कितना आया 6 1 में 6 बटे 18, और क्या भैया 18 बटे में कितना है भैया, सॉरी 1 मिनट बच्चों, इसमें क्या करा दो भैया, 1 मिनट बच्चों, क्या करना है आपको कि इसमें क्या करा देना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना है 1/6, और ये कितना आ जाएगा 3/6। ये देखो अब हर बराबर हो गया, इसमें जो हर में हो इसमें मल्टीप्लाई करा दो, और जो इसमें हर में है, और चाहे तो बच्चों 2/2 कर लो इसको, और 3/3 कर लो, ये भी कर सकते हैं कि भैया ऊपर भी जो गुणा कराए वहीं नीचे कराए, तो 3 त्रिकाई 9/6 हो जाएगी, कितनी 9/6 हो जाएगी बेटा, कितनी 9/6 हो जाएगी। तो 1/6 और क्या बच्चे 9/6, दो संख्या हमें मिल गई, 9/6 दो संख्या, इनके बीच की क्या दो परिमेय संख्या, तो एक हो गई 2/6 और एक हो गई 3/6, ये लो संख्या निकल गई, इसके बीच की संख्या निकल गई बेटा, इसके बीच की दो परिमेय संख्याएं निकल गई। इसमें कहानी क्या थी कि केवल क्या करना था, इसका हर बराबर करना था। हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो इसके हर में हो उसका क्या करो ऊपर नीचे यहां गुणा कराओ, और जो इसके हर में हो उसको ऊपर नीचे यहां गुणा कराओ, तो संख्या मिल गई। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लगभग कितनी करीबन 8 संख्याएं लिखी जा सकती हैं, 7 संख्याएं बीच की परिमेय संख्याएं। अब अगला सवाल देखो क्या है बच्चे, अब अगला सवाल देखो बच्चे, अब देखो सेम सवाल है, 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो n+1 कितना होगा बच्चे, कितना 3 निकालनी है, 3 + 1 कितना होगा बच्चे 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। तो 1/2 लिखो और 3/2 लिखो, ऊपर 4 से गुणा कराओ, नीचे 4 से गुणा कराओ, ऊपर 4 से नीचे 4 से, कितना हुआ 4/8, ये कितना हुआ 12/8। अब 4/8 यहाँ लिखो और 12/8 यहाँ लिखो। अब देखो कितने आसानी से निकलेगा, 5/8, 6/8 और कितना 7/8, 3 ही निकालनी थी ना, तो बस करो ना यार, काहे लिए एक्स्ट्रा निकाल रहे हो भाई, 3 ही निकालनी थी। तो ये 3 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में होंगी, खत्म कहानी इसकी भी। अब बच्चों देखो इसके भी बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है, सी में काम करना है, 3 + 1 क्या करना है भैया 4, 4 का मल्टीप्लाई कराओ, -1/5 है ऊपर 4 और नीचे 4, और भैया -2/5 है ऊपर 4 और नीचे 4, कितना आया बाबू, कितना आया -4/20, और इधर कितना है -8/20, -4/20 लिखो और -8/20 लिखो। अब देखो भैया 4/20 तो कितना है -5/20, -6/20, -7/20, और फिर कितना आ गया भैया 8/20। हमें 3 संख्या मिल गई ना, हमें 3 संख्या मिल गई ना, देख लो एक बार जल्दी से, हमें 3 संख्याएं मिल गई, हमें 3 संख्याएं मिल गई बच्चे। चलो भैया 3 संख्याएं मिल गई बेटा। अब देखो अगला सवाल देखो, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है, और इसको क्या करना है आपको होमवर्क पे करना है, क्या बच्चे होमवर्क पे करना है। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, ठीक है ना बच्चों। तो पूरे बच्चों 1.1 क्या एक्सरसाइज का पूरा विश्लेषण हो गया है, और पूरी की पूरी बच्चे इंट्रोडक्शन दे दी गई है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, पूरे के पूरे एक्सरसाइज का, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, एक्सरसाइज बाद में हो रही है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे ही बच्चों पूरा का पूरा खत्म होता चला जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही शानदार तरीके से क्लास करने के लिए और क्वेश्चंस का विश्लेषण करने के लिए और हर क्वेश्चन की ट्रिक जानने के लिए 2-2, 3-3 ट्रिक, और उसके बाद बच्चों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बच्चों जल्दी से आ जाइए डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर, सब्सक्राइब करिए बच्चों आप सभी लोग, और दोस्तों को भी बताइए कि विद्याकुल एजुकेशन पर क्लास चालू हो गई है 9th की, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ, जो पढ़ लेंगे आप तो 9, 10th कहीं भी नहीं फंसेंगे। हालांकि संख्या में तो फिर कभी फंसेंगे ही नहीं, बहुत आराम से कर ले जाएंगे, चाहे 9th हो, चाहे 10th, चाहे 11th, चाहे जहां हो। कंपटीशन में भी बच्चों बहुत संख्याओं का रोल होता है, बहुत धीरे से शानदार तरीके से आप कर ले जाएंगे। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें बच्चों मैं आपको अगले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तब तक के लिए चलते
करते हैं बच्चों सभी को बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें बच्चों।